हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रो प्रिसेप्टर्स पर। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था और हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ हम किस यूनिट से बताएंगे, है ना। तो आज उसी चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। उसका नाम है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट, अब इसकी डेफिनेशन बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस कर लिया था कि इट इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इट इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को ये मेजर करता है, ये चीज़ हमने देखी थी, है ना। और ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसे क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? इसका फॉर्मूला देखेंगे, अभी समझ में आएगा। फॉर्मूला भी है इसका। तो क्या है फॉर्मूला इसका, वो देखते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अभी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक मैग्नीट्यूड होगा और एक इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो पहले मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ either charge and the distance between them समझ पाए? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। सपोज करो जैसे ये रहा मेरा डायपोल, -q +q एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस विच इज 2a, okay, this is 2a, and the magnitude of dipole moment is equal to the product of magnitude of either charge. It means we can take the magnitude of -q or +q because the magnitude of these two charges are equal, okay. So I have taken this q and multiply with the distance between them, and the distance between them is 2a, all right. तो ये हमारा बन जाएगा डायपोल मोमेंट। इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। और यहाँ पर देखो वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनी, क्योंकि ए वेक्टर है ना, ये जो डिस्टेंस है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमको बता रही है ना ये, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन की बात हमने करी। डायरेक्शन कहाँ से होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये किसके बारे में बताया मैंने? ये डायरेक्शन के बारे में बताया, ऑलराइट। ये डायरेक्शन के बारे में था। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो डायपोल मोमेंट है वो होगा मेरा 2a वेक्टर को मल्टीप्लाई बाय q, और q क्या है मेरा? q मैग्नीट्यूड है किसी भी एक चार्ज का, क्लियर। तो ये तो था डायपोल मोमेंट के बारे में। अब डायपोल मोमेंट का एप्लीकेशन हमारे पास क्या क्या आएगा? देखो हमारे जो सिलेबस है, CBSE का सिलेबस हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का सिलेबस हो, उसके अंदर एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक आता है, मतलब दो टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल और ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यानी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी डायपोल के कारण किसी एक्सियल पोजीशन के ऊपर, डायपोल के एक्सियल पोजीशन के ऊपर, या फिर डायपोल के किसी इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ये वाली डेरिवेशन भी, क्योंकि डायपोल आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, डायपोल मोमेंट भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस डेरिवेशन, ओके। लिखते हैं साथ के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड due to a dipole on the axis of dipole, क्लियर है। तो इसकी डेरिवेशन बिल्कुल अपन डिसेंट तरीके से स्टार्ट करेंगे और समझाएंगे आपको प्रो तरीके से, ठीक है। अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा कुछ। तो एक अच्छा स्टूडेंट किस तरह से डेरिवेशन करेगा, है ना, या फिर एक अच्छा टीचर किस तरह से बताएगा, वो हम देखते हैं। पहले हम स्टार्टिंग से लिखेंगे, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अरे ये तो हमको समझ में आ चुका है कि हमको फाइंड क्या करना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, कोई डाइपोल है उसके एक्सिस पे, एक्सिस मतलब ये डाइपोल की एक्सिस होगी ना, इसी के आगे यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट है, उसके ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एज शोन इन फिगर, ऐसे लिख देते हैं एज शोन इन फिगर, अरे फिगर भी बनाएंगे अभी, एज शोन इन फिगर, है ना। लेट पी इज द पॉइंट, लेट पी इज द पॉइंट on the axis of dipole, on the axis of dipole where we have to find the electric field, where we have to find the electric field, clear है। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरह से दिखता है ना। हमने बोला है शोन इन फिगर, तो फिगर बनाते हैं। ये तुम जानते हैं बचपन से इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, है ना, मतलब पिछले लेक्चर से जानते हैं। ये नेगेटिव चार्ज हो गया मेरा और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसको पॉइंट बी मान लेता हूँ। ये मेरा सेंटर ऑफ डाइपोल होता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी मैं जानता हूँ डाइपोल के बीच में, दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, इट इज इक्वल टू 2a। नाउ सपोज दिस इज द पॉइंट P, समथिंग ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पे थोड़ी दूरी पर है ना, ये पॉइंट P है। तो कितनी दूरी पर है मान लेते हैं, कितनी माने r मान लेते हैं, चलो r दूरी मान लेते हैं, इट्स एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये बात हमने समझ ली यहाँ पर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो रहा है, सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझको फाइंड करनी है ना। तो दोनों चार्जेस के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ऊपर लगेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर लगा रहा है E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लगा रहा है E1, और ये नेगेटिव वाला चार्ज लगा रहा है E2। अब एक चीज़ यहाँ से नोटिस करना, मैंने E1 का जो एरो है इसका मैग्नीट्यूड है ये ज़्यादा बनाया है एज़ कम्पेयर टू E2, ठीक है, ये देख पा रहे हो। तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो चार्ज Q1 है ये पास में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, KQ/R² होता है ना। तो R जितना छोटा होगा, R मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट, जितना छोटा होगा E की वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। अब यहाँ पर R मेरा बड़ा है, R अगर बड़ा है तो E की वैल्यू मेरी कम हो जाएगी ना। तो ये कम छोटा मैग्नीट्यूड दिखाना है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ा मैग्नीट्यूड दिखाना है। ऑलराइट, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें हमको पता है इनको भी हम लिख लेते हैं भाई। अच्छी हमने बोला ना एक डिसेंट तरीके से डेरिवेशन करेंगे, है ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमको लिखनी होगी। अगर इस तरह से हम डेरिवेशन करते हैं ना तो डेरिवेशन में हमारा हाफ मार्क्स भी नहीं कटेगा बोर्ड्स के अंदर, क्लियर। तो मैं ये लिख लेता हूँ, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड सेंटर ऑफ डाइपोल, पॉइंट P एंड सेंटर ऑफ डाइपोल, क्लियर। और E1 क्या है, E1 मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, और बोलो, बढ़िया सब। और E2 मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ऑलराइट, यहाँ तक हमने डेरिवेशन कर ली है। ये तो बस बेसिक थी, स्टार्टिंग थी। अब अपन इसको आगे लेके चलते, आगे देखते कैलकुलेशन क्या है। तो चलिए अब मैं E1 की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर E1 क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस Q चार्ज लगा रहा था किसके ऊपर, हमारे पॉइंट P के ऊपर। तो वो कितनी होगी, KQ/R²। अब यहाँ पर R कितना है, देखो एक बार R के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। R क्या होता है, R सिंपली डिस्टेंस होता है ना। डिस्टेंस किस किस के बीच में, अरे हमारे पॉइंट और चार्ज के बीच में डिस्टेंस। तो जब मैं प्लस Q1 चार्ज को लूँगा तो मेरा डिस्टेंस कितना होएगा, यहाँ पर देखना ज़रा, यहाँ पर मेरा डिस्टेंस कितना होएगा, यहाँ पर R-A होगा ना। ऑलराइट, यहाँ पर R-A होगा। लेकिन जब मैं माइनस Q चार्ज के लिए निकालूंगा तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा, R+A होगा, क्लियर है। ये भी आप बना लो यहाँ पर
मतलब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए हमको, ठीक है। डायग्राम में और ऐसे मत बना देना, गिच पिच सा हो जाएगा डायग्राम बहुत ही। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये आर माइनस ए हो जाएगा ये वाला, और ये आर प्लस ए हो जाएगा, क्लियर। तो चलो मैं इसकी बात कर रहा था इवन की, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इवन के लिए आर मेरा कितना था, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। और फिर E2 की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब हमने डायग्राम में देखा था कि हमारा इवन जो था वो इस तरफ जा रहा था, E2 मेरा इस तरफ था, छोटा था ना। तो ये हमको जब ऐसा हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं ना बिल्कुल मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो हमको पता चल जाएगा डायरेक्टली कि हमको अब क्या करना है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन दोनों को माइनस करेंगे, इवन में से E2 को माइनस करेंगे, और जो नेट होगा वो फिर भी राइट डायरेक्शन में होगा क्योंकि इवन बड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो अब मुझे क्या करना होगा, ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ ए ई एक्जियल, क्योंकि मैं एक्जियल पॉइंट में निकाल रहा हूँ ना, इसलिए E1 माइनस E2 सिंपली, ठीक है। E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, के क्यू अपॉन, बस यहाँ से पुट कर देना इक्वेशन 1 और 2 से, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ऑलराइट। अब यहाँ से सबसे पहले मैं जो कॉमन है वो बाहर निकाल दूंगा, के क्यू को बाहर निकाल लेते हैं हम, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो यहाँ पर ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, ऊपर जो इनके ऊपर स्क्वायर है ना इसको मत देखो, अभी स्क्वायर जो लगा हो इसको मत देखो, ठीक है। अभी देखो क्या क्या बन रहा है, जैसे मैं इसको छुपा लेता हूँ अगर स्क्वायर को दोनों को, तो क्या बच रहा है ऊपर सिर्फ मतलब क्या दिख रहा है हमको, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो था ही, ये तो पहले से था, ठीक है। तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमको सिंपली ऊपर जो होल स्क्वायर है हमने लगाया ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसको हम खोलेंगे और जो जो कैंसिल हो रहा है उसको सिंपली कैंसिल कर देंगे। चलो देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे ही होता है ना, फिर माइनस, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर माइनस 2ab है, माइनस है तो माइनस 2ab, बट यहाँ पर माइनस है तो प्लस का 2ab। अरे समझ पा रहे हो ये मैं जो बोल रहा हूँ। अब हम 12th क्लास में है तो ये आई थिंक ये छोटी छोटी सी चीज़ें नहीं हमको परेशान करनी चाहिए, ये हमको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 2ra प्लस 2ra, कितना हो जाएगा 4ra, क्लियर, कितना हो जाएगा 4ra, के क्यू 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ये ई एक्जियल निकल रहा है, ई एक्जियल ही है ये। अब मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो हम यहाँ पर देखेंगे कि देखो ए जो है मेरा, ए तो बहुत छोटा डिस्टेंस है भाई, 2a क्या है, 2a डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाइपोल है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है 2a, और हम मानते हैं 2a क्या है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, डाइपोल की डेफिनेशन में ही हम बोलते हैं 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो 2a अगर बहुत छोटा है, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ इफ़, ये नेक्स्ट पार्ट हो गया, मतलब ये पार्ट तो मेरा ये हो गया है ना, अभी नेक्स्ट पार्ट हो गया, इफ़ पहले ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट 2a इज़ वेरी स्मॉल, 2a बहुत स्मॉल है ना, तो ए स्क्वायर ए तो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, ए भी बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू आर। अब अगर ए बहुत छोटा है कम्पेयर टू आर तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए स्क्वायर जो होगा वो हमारा टेंड्स टू 0 हो जाएगा। भाई 2a बहुत स्मॉल है, 2a बहुत स्मॉल है तो 2a का आधा करेंगे a, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो a है हमारा डिस्टेंस बिटवीन मतलब a जो हमारा क्या हो गया, एक सेंटर ऑफ डाइपोल और किसी एक चार्ज के बीच का डिस्टेंस,
तो ये तो और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा ना एज कम्पेयर टू आर। और आर क्या लिया हमने, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने अगर माना कि अगर सपोज करो ए बहुत छोटा है आर से, तो ए स्क्वायर तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वाला जो हमने ये स्टेप लिखा था नीचे वाला ए एक्सियल वाला, ई एक्सियल वाला, इसको मैं वापस यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4RA अपॉन आर स्क्वायर का पावर आर स्क्वायर, है ना, आर की पावर 4 हो जाएगी। और आर की पावर 4 होगी, एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, आर की पावर 3, के क्यू 4A अपॉन आर क्यूब, है ना, ठीक है। यहाँ पर हमको ये बचा। अब मैं एक चीज़ और जानता हूँ, यहाँ पर हम एक और चीज़ जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, P इज इक्वल टू 2A इंटू क्यू। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से 2A मिल जाएगा, यहाँ से Q मिल जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो जैसे ये हमारा डाइपोल मोमेंट है 2A इंटू क्यू है ना, तो मैं इसको भी, जैसे 4 है तो इसको 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। देखो पहले इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, के इधर है ना, और एक 2 को मैं बाहर ले आया, ऑलराइट। और यहाँ पर बचा 2A, और ये जो Q है इसको भी मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 2A इंटू क्यू के फॉर्म में मुझे बनाना था, ताकि मैं इस पूरी टर्म को मैं P पुट कर सकूँ, ऑलराइट। तो मैं यही करूँगा यहाँ पर। ये मेरा एक्सियल चल रहा है ना, एक्सियल, ई एक्सियल चल रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब, वेक्टर हम बाद में लगाएंगे, ठीक है, 2kp अपॉन आर क्यूब, ये एक्सियल हो गया मेरा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये हमारी डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। किसी डाइपोल के कारण उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है, ठीक। अब मैं बात कर रहा था वेक्टर फॉर्म की, तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं, बस इसके ऊपर एरो लग जाएगा। तो 2kp, यहाँ पर p वेक्टर है अपॉन आर क्यूब, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर जैसे हमने पहले जब कूलम्स लॉ पढ़ा था या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, उस केस में तो हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए इनटू आर कैप से मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। बट यहाँ पर आर कैप क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक वेक्टर है। आर कैप क्या था, हमारा यूनिट वेक्टर था ना, आर कैप तो हमारा यूनिट वेक्टर था, है ना। तो बस यहाँ पर यूनिट वेक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और ये मेरा फाइनल रिजल्ट था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, ये हम इक्वेटोरियल पोजीशन जिसको हम कहते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया, पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।